नमस्कार। आज हम उत्तर छायावाद पर बात करेंगे और आप सब जानते हैं कि उत्तर शब्द बहुत चर्चित और लोडेड शब्द है। उत्तर आधुनिकता, उत्तर उपनिवेशवाद, उसी तरह से उत्तर छायावाद, मतलब छायावाद की बात हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा, हिंदी कविता का एक बहुत बड़ा हिस्सा 1900, 1800 और 36 के बीच जो छायावाद के रूप में जाना जाता है और आधुनिक हिंदी कविता का उसे स्वर्ण युग भी मानते हैं। 36 के बाद आप देखेंगे कि एक नया स्वर बदल आता है हिंदी कविता के इतिहास में और वह स्वर छायावाद की लगभग समाप्ति की सूचना देता है। छायावाद की सीमा का एहसास छायावादी कवियों ने ही किया। निराला और पंत ने महसूस किया कि अब जो समय है जो बदलने जा रहा है, उससे ऐसी कविताएं समय की ज़रूरत को पूरा नहीं करती। तो जो नई प्रवृत्ति पैदा हुई उसका एक हिस्सा उत्तर छायावाद है। छायावाद उत्तर का ही एक हिस्सा उत्तर छायावाद है। इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं स्वाधीनता की चेतना, स्पष्ट स्वाधीनता की चेतना, सांस्कृतिक चेतना, प्रेम और मस्ती, आवेग और फक्कड़पन, नियतिवाद और निराशा, हालावाद, रहस्यात्मकता तथा आस्तिकता से दूरी, प्रेम का लौकिक धरातल। छायावाद के बाद जो वातावरण बना देश में, आप देखें कि 42 का आंदोलन अभी बाकी था और बीच में जो एक अंतराल आया था जिसे स्वयं गांधी जी महसूस कर रहे थे, पूरा देश महसूस कर रहा था। तो ये लग रहा था कि जैसी कविताएं लिखी जा रही हैं वैसी कविताएं जनता शायद समझ नहीं पा रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए स्पष्ट स्वाधीनता की चेतना, स्पष्ट राष्ट्रीयता की चेतना कवियों को लगा कि ऐसी कविताएं होनी चाहिए जिसे मंच से गाकर लोगों को सुनाया जा सके, लोगों से कनेक्ट किया सके, जुड़ा जा सके। तो एक नई चेतना आई। उस चेतना ने भी उत्तर छायावाद को एक विशेष रूप दिया। ऐसी कविताएं लिखी गई कि विश्व भर की पोषक वीणा के ये सब तार मूक हो जाएं, कभी कुछ ऐसी तान सुना दो जिससे उथल पुथल मच जाए। उथल पुथल की ज़रूरत महसूस कर रही है। सुभद्रा कुमारी चौहान हो या बालकृष्ण शर्मा नवीन, आप झांसी की रानी कविता देखें, जो कविता प्रतिबंधित हुई। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। या दिनकर ने जो कविताएं लिखी, सुनूं क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूँ मैं। स्पष्ट स्वाधीनता की चेतना, राष्ट्रीयता की चेतना। दूसरा जो स्वर है सांस्कृतिक चेतना। सांस्कृतिक चेतना की जो शुरुआत कविता में हुई उसका बहुत बड़ा साक्ष्य हमारे बीच कामायनी के रूप में है। कामायनी के बाद दिनकर ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया और उर्वशी जैसी रचनाएं दी। ऐसी रचनाएं जो हमारी सभ्यता के गौरवशाली अध्यायों के पाठ को एक नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर रही थी। निराला ने तुलसीदास लिखा, दिनकर ने उर्वशी के साथ साथ रश्मिरति लिखा, कुरुक्षेत्र लिखा, मैथिली शरण गुप्त ने जय भारत लिखा, सियाराम शरण गुप्त ने लिखा, नरेंद्र शर्मा ने द्रौपदी पर लिखा। ये सारे कवि पुराने मिथकों को एक नए स्वाधीनता के आवरण में, स्वाधीनता के परिप्रेक्ष्य में हमारे सामने रख रहे थे। तो सांस्कृतिक चेतना उत्तर छायावाद की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। तीसरी जो प्रवृत्ति है उत्तर छायावाद की, वह प्रेम और मस्ती की है। आप सब जानते हैं कि छायावाद में प्रेम का जो स्वरूप था वह कुछ मेटाफिजिकल लेवल पर था। कभी अपने को थोड़ा छिपाने में, कुछ बचाकर, कुछ बचकर उत्तर छायावादी कवि महसूस कर रहे थे कि अब ज़रूरत नहीं है, अब कुछ ऐसी कविताओं की ज़रूरत है जिसे सब समझ पाए। पर मिले कब प्राण के वे मीत वे मन के निवासी, है उमंगों के प्रलय में मीट रही पगली जवानी, जल रहा प्यासा हिया मेरे पिया की यह निशानी। या आज दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले,
मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। भगवती चरण वर्मा ने लिखा। तो एक नया कलेवर जो कविता का, और इसके साथ साथ आवेग कविता में स्वाधीनता आंदोलन और समाज में जिस तरह से एक गति लाने की, दुनिया तेजी से बदल रही थी, दो विश्व युद्ध हुए थे और अपने देश में एक छटपटाहट थी साम्राज्यवाद से मुक्त होने की, उसके लिए जिस आवेग की जरूरत थी वो कविताएं इस तरह की लिखी गईं। चीर दूंगा विश्व के तूफान को, आज उन्मुख हूँ क्षितिज के पान को, बस न पूछो प्राण सीमाहीन है हूँ, दलित कर दूंगा गगन के गान को। या आप फक्कड़पन में देखें कबीर की परंपरा की, जो घर जा रे आप ना चले हमारे साथ, हम अनिकेतन हम तो रमते राम, हमारा क्या घर कैसा वतन। या बच्चन जी ने लिखा, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। एक प्रवृत्ति उत्तर छायावाद की, नियतिवाद की है और एक निराशा का भाव भी कई बार। मस्ती और फक्कड़पन में निराशा भी एक स्वाभाविक, कितना अकेला आज मैं संघर्ष में टूटा हुआ, दुर्भाग्य से लूटा हुआ, परिवार से छूटा हुआ, कितना अकेला आज मैं। या हम जिस क्षण में जो करते हैं हम बाध्य वही हैं करने को, हंसने के क्षण पाकर हंसते, रोते हैं पार होने के क्षण। इस प्रकार नियतिवाद और अवसाद कारण नहीं है। जब व्यक्ति परंपरा, ईश्वर, समाज आदि सभी से स्वयं को मुक्त कर पूर्ण स्वच्छंदता के पथ पर चलता है, तब ऐसी मनुस्थितियाँ बनती हैं। राम की शक्ति पूजा में आप देखेंगे वो चीज़ है। उत्तर छायावाद की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है मधुशाला। मधुशाला की वजह से छायावाद को के बाद के समय को हालावाद के रूप में भी जाना जाता है। बच्चन जी मधुशाला की वजह से जिस तरह से कविता को मंच पर और लोगों के बीच ले जाने में कामयाब रहे, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदी कविता के इतिहास की। ये साधारण काम नहीं था। छायावादी कविता पढ़े लिखे लोगों तक सिमट कर रह गई थी। उत्तर छायावाद कभी इस बात को समझ रहा था कि कुछ लोगों तक नहीं, जैसे स्वाधीनता आंदोलन को सबके घर जाना होगा, उसी तरह से कविता को सबके पास जाना होगा। हाथों में आने से पहले नाज दिखाएगा प्याला, अधरों पर आने से पहले अदा दिखाएगी हाला। या बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। या नवीन जी ने लिखा, हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, ज्ञान ध्यान पूजा पोथी के फट जाने दो वर्क नशे में, ऐसी पिला के विश्व हो उठे एक बार तो मतवाला, साकी अब कैसा विलंब भर भर ला तन महता हाला। एक और विशेष प्रवृत्ति उत्तर छायावाद की, जो रहस्यात्मक प्रवृत्ति थी छायावाद की, उससे दूर होने की कोशिश। जो एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति थी, उससे दूर होने की प्रवृत्ति। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। या मनुष्य पराजय के स्मारक हैं मठ मस्जिद गिरजाघर, प्रार्थना मत कर मत कर मत कर। ये भाव भी आपको उत्तर छायावाद में दिखाई पड़ेगा। उत्तर छायावाद की एक और विशेषता, प्रेम को जो सूक्ष्म स्तर पर था उसको थोड़ा लौकिक धरातल पर, स्थूल स्तर पर लाने की कोशिश। तृप्ति क्या होगी अधर के रस कणों से, खींच लो तुम प्राण ही इन चुंबनों से। प्यार के क्षण में तो मरण भी तो मधुर है, प्यार के पल में जलन भी तो मधुर है। अब तुम्हें उरलाज किससे लग रही है, आंख केवल प्यार की अब जग रही है। आज कितनी वासना में रागिनी है। उत्तर छायावादी काव्य भाषा और शिल्प पर बात करें तो आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में उत्तर छायावादी कविता ऐसी रही है जो अकादमिक क्षेत्र के साथ साथ कवि सम्मेलनों के माध्यम से आम जन के बीच भी लोकप्रिय हो रही थी, जिसके कारण इसकी भावगत विशेषताओं के साथ साथ इसकी भाषा और इसका शिल्प भी लोकोन्मुख हो रहा था। काव्य भाषा के स्तर पर देखें तो इस युग के कवियों ने अपने पूर्ववर्ती छायावादी युग की संस्कृतनिष्ठ पदावली की जगह बोलचाल की शैली को अपनाया और उर्दू मुहावरों का उपयोग किया। शिल्प के स्तर पर देखें तो इस युग के काव्य के लोकप्रिय होने का दूसरा प्रमुख कारण इसका शिल्प है। इस युग का अधिकांश काव्य गीतात्मक है, गीत काव्य को अपनाया। जो कविता
होठों पर, हृदय में बस जाए। इस युग में लय, गति, यति, छंद आदि की विशेषताएं हैं जिससे योगीन काव्य में प्रवाह का प्रसार हुआ है और यह काव्य सर्वजन का कर्णप्रिय बन गया। इस युग के काव्य में प्रयुक्त होने वाले छंदों में मतगयन प्रमुख है। मतगयन छंद को काफ़ी लोकप्रियता मिली। हिंदी आलोचना में उत्तर छायावाद को विशेष रूप से बच्चन और दिनकर के साथ साथ निराला और पंत के उत्तर काव्य के रूप में भी याद किया गया है। रामस्वरूप जी ने लिखा है कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। दोनों स्थितियों में पूर्ववर्ती युग की प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति आगे बलवती उठती है और यह प्रयोग से कुछ अधिक है कि जहाँ भक्ति काव्य और छायावाद जीवन को व्यापक रूप से ग्रहण किया गया, वहाँ रीति काव्य और उत्तर छायावाद में शरीर के अनुभवों को अधिक महत्व मिला। जायसी सुर तुलसी के बाद जैसे बिहारी मतिराम देव का क्रम है, कुछ वैसे ही प्रसाद निराला पंत के बीच बच्चन दिनकर नरेंद्र का। रामस्वरूप जी ने बड़ी दिलचस्प तुलना की है और मेरे ख्याल से उनका जो इशारा है वह इस तरफ है कि ज़मीन पर लाने की कोशिश, जो भक्ति कविता थी उसको रीति कविता ने थोड़ा नीचे, ईश्वर को भी मनुष्य के करीब लाने की कोशिश की। उसी तरह से जो रहस्यात्मकता है, जो प्रेम है, उसके स्वरूप को लौकिक धरातल पर लाने की काम उत्तर छायावादी कविता ने किया है। रामनरेश त्रिपाठी ने बच्चन और दिनकर की तुलना की है और यह तुलना भी दिलचस्प है। उन्होंने लिखा कि बच्चन और दिनकर दोनों एक तरह से प्रतिद्वंदी कवि हैं। बच्चन की भाषा दिनकर से जोरदार है और दिनकर के भाव बच्चन से अधिक उन्मादक, शारवान और सामयिक हैं। दोनों में जो एक दूसरे को पहले ग्रहण कर लेगा वही हिंदी कविता के वर्तमान और अगले युग का नेता होगा। रामस्वरूप जी ने छायावाद और उत्तर छायावाद के बारे में एक टिप्पणी की है कि छायावाद के संश्लिष्ट जीवनानुभव उत्तर छायावाद में सीधे सरल हो चले, अधिक सीधे सरल हो गए और उत्तर छायावाद अभिव्यक्ति की मुखरता का काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी किताब में लिखा है कि इन कृतियों में छायावादी कविता जैसा संकोच, रहस्यात्मकता और आदर्शवादिता नहीं है, बल्कि साहस के साथ सीधे साफ तौर पर अपने निजी प्रेम संवेग तथा सुख दुख को कहने की आकुलता है। वैयक्तिक गीत की कविता वास्तव में अनुभव के क्षेत्र में कोई नई बात लेकर नहीं आई। उसकी भावभूमि, उसकी दृष्टि छायावाद से भिन्न नहीं है। यह केवल छायावाद के ऊपर लहराते हुए रहस्यवाद के आवरण को हटा देती है, जिससे प्रेम, सौंदर्य और तज्जन्य निराशा, विषाद, टूटन तथा उन्माद, हर्ष के अनुभवों की लौकिकता अपने असली रूप में उजागर हो जाती है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है कि यह एक प्रवृत्ति मस्ती के आलम का गीत गाती है और इसे समाज विरोधी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कवि व्यक्तिगत अनुभूतियों के स्तर पर ही सही व्यवस्था की जकड़न का विरोध करते हैं। उत्तर छायावादी कविता हिंदी कविता के इतिहास में एक विशिष्ट उपलब्धि है और जैसा आप सब जानते हैं कि प्रगतिवाद के भी प्रारंभिक कवि छायावाद के ही कवि हैं, पंत और निराला। उसी तरह से उत्तर छायावाद के भी प्रारंभिक कवि पंत और निराला ही हैं। छायावाद को प्रगतिवाद से और उत्तर छायावाद से जोड़ने वाले सेतु के रूप में पंत और निराला की उपस्थिति अपने आप में बहुत कुछ कहती है। बहुत कुछ कहने का मतलब यह कि छायावाद के बाद अगर पुरस्कर्ता कवि उत्तर छायावाद के पंत और निराला हैं, प्रगतिवाद के भी पंत और निराला हैं और दोनों के बीच दूरी है, उत्तर छायावाद की कविता और प्रगतिवाद के बीच दूरी है, इसके बावजूद ये जो त्रिकोण है, इस त्रिवेणी को समझने की जरूरत है। और यह त्रिवेणी 20वीं शताब्दी की हिंदी कविता की ऐसी त्रिवेणी है जिसके संगम जल में बहुत कुछ घुला मिला है।
उसमें देश है, उसमें विचार है, उसमें सौंदर्य है, उसमें मस्ती का आलम है, उसमें कुछ नया रचने का, नया जोड़ने का, और उससे भी बड़ी बात हिंदी कविता को जनमानस के बीच ले जाने की कोशिश। जो काम भक्ति काल के कवियों ने किया था, वह काम उत्तर छायावाद के कवियों ने किया अपनी तरह से। छायावाद के अंतिम दौर में शुरू होने वाले उत्तर छायावाद ने हिंदी कविता के इतिहास में अपनी गीतात्मकता, संवेदना, सरल सहज बोधगम्य प्रवाह के कारण एक उल्लेखनीय स्थान अर्जित किया है, क्योंकि इस युग का काव्य जितना बौद्धिक वर्ग को प्रिय रहा, उतना ही जनसाधारण के स्नेह का पात्र भी रहा है। अतः हिंदी साहित्य को अनेक अद्वितीय अमूल्य काव्य कृतियाँ देने वाला और मस्ती के आलम को साथ लेकर चलने वाला यह युग युगांतर तक साहित्य जगत में याद किया जाता रहेगा। उत्तर छायावाद के महत्वपूर्ण रचनाकारों की बात की जाए तो इसमें सबसे पहला नाम माखनलाल चतुर्वेदी का आएगा। माखनलाल चतुर्वेदी ने हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, माता और समर्पण जैसी रचनाओं के माध्यम से हिंदी कविता के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान किया। दूसरे कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। सियाराम जी ने मौर्य विजय, विषाद, आत्मोत्सर्ग, पाथेय, बापू, उन्मुक्त, नकुल इत्यादि रचनाएं हिंदी जगत को दी। बालकृष्ण शर्मा नवीन तीसरे नाम हैं, जिन्होंने कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, हम विश्वाई जन्म के, उर्मिला जैसी रचनाओं से उत्तर छायावाद की परिधि को विस्तार दिया। सुभद्रा कुमारी चौहान, बहुत सारे आलोचकों ने इनकी चर्चा उत्तर छायावाद के रचनाकारों में नहीं की है, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान की उपेक्षा करके उत्तर छायावाद या राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा वैसे ही है जैसे मीराबाई को छोड़कर भक्ति आंदोलन और महादेवी को छोड़कर छायावाद। झांसी की रानी, त्रिधारा और मुकुल जैसी रचनाओं से उत्तर छायावादी परिदृश्य को सुभद्रा जी ने समृद्ध किया। सुभद्रा जी की एक खास बात यह भी है कि झांसी की रानी कविता को ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने प्रतिबंधित किया। रामधारी सिंह दिनकर उत्तर छायावाद की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिनकर जी ने रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी जैसी रचनाओं के द्वारा न सिर्फ उत्तर छायावाद बल्कि हिंदी कविता के क्षितिज को बहुत विस्तार दिया। उर्वशी का विवाद आप जानते हैं, उर्वशी विवाद में मुक्तिबोध भी शामिल हुए कल्पना के अंग से, और वह विवाद हिंदी आलोचना की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रचनाकार का काम यह भी होता है कि वह आलोचना को विचलित करे, आलोचना को प्रभावित करे। दिनकर जी स्वयं आलोचक थे। संस्कृति के 4 अध्याय के जरिए उन्होंने सभ्यता विमर्श की एक ऐसी शुरुआत की जिसने हिंदी आलोचना को ही नहीं, हिंदी साहित्य के सांस्कृतिक इतिहास को देखने का एक नया नज़रिया दिया। भगवती चरण वर्मा उत्तर छायावाद के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव, एक दिन जैसी रचनाएं उनकी हैं। उत्तर छायावाद के एक बहुत बड़े स्तंभ हैं बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन। रामनरेश त्रिपाठी ने दोनों को प्रतिद्वंदी बताया था, दिनकर और बच्चन को। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी जैसी रचनाओं से बच्चन जी ने हिंदी कविता को एक नई ताजगी दी। नरेंद्र शर्मा अगले कवि हैं, और शर्मा जी ने प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश वन, मिट्टी और फूल और कामनी जैसी उनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल उत्तर छायावाद के एक बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, लाल चूनर उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उत्तर छायावाद के एक और महत्वपूर्ण कवि हैं आर सी प्रसाद सिंह।
काल्पी संचयिता, जीवन और यौवन, प्रेम गीत, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। ये आशी प्रसाद सिंह की रचना है। उत्तर छायावाद ने हिंदी कविता को जिस लोक मन से जोड़ा, उस लोक मन की ताकत पर हिंदी कविता लोगों के बीच आई। और मेरे ख्याल से भक्ति काल के बाद अगर कोई कविता हिंदी प्रदेश के जनमानस में आज तक रची बसी है, वह कविता उत्तर छायावाद की है। इस लिहाज से भी उत्तर छायावाद की उपेक्षा नहीं हो सकती। छायावाद की आभा में हमने उत्तर छायावाद को अकादमिक स्तर पर भले ही भूलने और भुलाने की कोशिश की है, लेकिन लोक मन अकादमिक मन से नहीं चलता। आप सबने सुना, इसके लिए धन्यवाद।